पुनः स्वागत है। और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं जो कल पढ़ाए थे। काफ़ी क्लास इधर कैंसिल हुआ तो हम सोचे संडे भी आज पढ़ा देते हैं, तो इस वजह से जो है इसको साउंड कम करो ना। लो, हो गया, बढ़ ही गया। हाँ, ठीक है। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, जो पिछले क्लास में हम पढ़े उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जहाँ तक हमको उम्मीद याद आ रहा है, पिछले क्लास में ओम्स लॉ शुरू किया था नहीं, और बताए थे हम डिराइव्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डिराइव्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या था भाई कि V इज इक्वल टू आर आई, जहां R क्या है, जहां R है रो एल बाई ए, जहां R को क्या बोलते हैं जी, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब इसमें कुछ चीज जो समझने लायक है? अच्छा नहीं आ रहा है, इस पे तो आ रहा है। अच्छा, कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? फोकस ठीक नहीं आ रहा है? एक बार रुको जी, ये लोग कुछ ठीक कर रहा है। फोकस बोल रहा है कि अच्छा नहीं आ रहा है पिक्चर है। अब ठीक है? चलिए, तो V इज इक्वल टू आर आई, आर क्या है, रो एल बाई ए। रो आर को क्या हम बोलेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, और इसको हम लोग सिंबॉलिकली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को। ठीक है। अब समझने योग्य बात यह है कि रेसिस्टिविटी तो हम समझ चुके हैं कि कंडक्टिविटी का उल्टा होता है। लेंथ कंडक्टर का लंबाई है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसको थोड़ा और हम ब्रीफ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, और ऐसे बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी लगा हुआ है। तो ये प्लस है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ये हाई पोटेंशियल हुआ। ये निगेटिव टर्मिनल मतलब ये लो पोटेंशियल हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ कि नहीं हुआ? तो लेंथ जो कंडक्टर का हम लेते हैं, वो कौन सा लेंथ ले रहे हैं कंडक्टर का? जो लेंथ ले रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, एल क्या है यहां पर? एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। आवाज कहां से आ रहा है, चेक कर रहे हो? अलोंग। कल का बड़ा आवाज खराब था यार, क्यों? तो उसको ठीक करके रखा करो। अब ठीक हो गया? लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला ही लेक्चर था, आवाज गड़बड़ा गया। कितना देर खराब आवाज आ रहा था कल? पूरा में ना? कल का पूरा लेक्चर में आवाज खराब था जी? हैं? तुम लोग बताओ। हम भी सुने तो बाद में, तो हमको थोड़ा लगा कि आवाज ठीक नहीं है। चलो खैर, यहां देखो, लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। और ए क्या है? ए जो है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये एरिया, ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी किधर?
परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? तो इस तरह से ध्यान रखना है कि एल किसको लेना है, ए किसको लेना है ना। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके एलोंग लेंथ लेना है। बेसिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग लेंथ लेना है, ये आप ध्यान रखिएगा। और एरिया उसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। तो इस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इसी में आप देखिए, इसको अगले पेज पे बढ़ते हैं, इतना अगर आप लोग समझ लिए हो तो ठीक है ना। देखो कुछ बच्चा कुछ कह रहा है, अगर सुन ले। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग मोहन। सर आज बहुत जल्दी उठ गए हैं। आप अब जल्दी उठना है, अपने आप को रूटीन में लाना है, बहुत ज़रूरी है। चलिए एक प्रयास है, देखते हैं। आर्यन मौर्य, आवाज़ बहुत कम है। आज भी कम है आवाज़, इसको ठीक करो। आजकल आवाज़ ऐसा क्यों हो जा रहा है यार? रात में ठीक चलता है, सुबह में आवाज़ खराब होगा। बाहर जाकर सुनो तो ठीक से सुन के आओ, थोड़ा देखो आवाज़ ठीक करो। ठीक है, आवाज़ कम है जी। और कोई बताए? और लोगों को आवाज़ कम लग रहा है, पहले आवाज़ ठीक कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो जो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कल के वीडियो में आवाज़ हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। बोलो, आवाज़ अगर कम है तो एक बार बताइए हमको आवाज़। इसमें आवाज़ बढ़ा के देखें, एक बार इसमें आवाज़ बढ़ा के देखते हैं कम है कि ज़्यादा है। आवाज़ बढ़ा के देखें, ठीक है आवाज़ ठीक है। एक बार इसमें आवाज़ बढ़ा के देखते हैं, ठीक तो है, आज ठीक है साउंड। चलो तो हम लोग अगले पेज पे चल रहे हैं। सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस, या तो ऐसा बनाते हैं नॉर्मली सिंबल को। अब वैसा कंडक्टर नहीं बना के हम लोग सिंबॉलिकली ऐसा बना लेते हैं, बोलते हैं इसका रेसिस्टेंस आर है। या ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स। मान लीजिए इसका भी रेसिस्टेंस आर है। तो इस तरह से दिखा सकते हैं रेसिस्टेंस, माने वायर में अगर रेसिस्टेंस है तो उसको इस सिंबल से दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ सवाल लेके चलते हैं जिससे पता चले, या पहले एक चीज और लिख लो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस। एंड रेसिस्टेंस, देखो रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो 1/सिग्मा, एज सिग्मा डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि सिग्मा जो है टेम्परेचर के साथ क्या होगा, सिग्मा घटता है। किसी भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी घट जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, ये आप एकदम ध्यान रखिएगा। तो जब ये घट जाता है तो ये बढ़ जाएगा। सो रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस
with increase of temperature, that is rho at temperature T2 बराबर रो एट टेम्परेचर T1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इस रिलेशन से हम उसको समझ सकते हैं। जैसे ये क्या है, रो T2 है, रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2, रो T1 क्या है, ये है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1, और अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इट इज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा तभी तो T2 बढ़ने से ये टर्म बढ़ेगा, T2 के बढ़ने से ये टर्म बढ़ेगा ना, और ये टर्म बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, यानी रेसिस्टिविटी बढ़ना चाहिए। इसके लिए अल्फा को क्या लेना चाहिए, हमको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है। फाइनल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा और ये टर्म पॉजिटिव होगा तो ये टर्म बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा मतलब ये बढ़ता रहेगा। बोलिए, इसीलिए कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत है तो बोलो। यार ये चल रहा है कि नहीं, ऐसी गर्मी लग रहा है बहुत, चेक करो ना एक बार। सही है, आगे देखिए। अब ये तो रेसिस्टिविटी के लिए बात हो गया है ना, ये रेसिस्टिविटी के लिए बात हुआ कि अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हमको रेसिस्टिविटी निकालना होगा तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अभी इस पर सवाल भी करेंगे, देखो आप पहले और एक चीज बता दें। अब जैसे ये रेसिस्टिविटी की बात हो गई, वैसे ही रेसिस्टेंस की बात करो कि रेसिस्टेंस कैसे चेंज होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। चूंकि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इफ थर्मल एक्सपेंशन इज नेग्लेक्टेड, अगर थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, यानी लेंथ का एक्सपेंशन, एरिया का एक्सपेंशन, इसको नेग्लेक्ट कर दे। थर्मल एक्सपेंशन तो ध्यान होगा आप लोग को कि किसी चीज को गर्म करने से जो उसमें एक्सपेंशन हो जाता है साइज में, वो थर्मल एक्सपेंशन है। यानी थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट करने का मतलब एल और ए का एक्सपेंशन नेग्लेक्ट करना, दैट इज assume there is no expansion in length and area due to increase of temperature, due to increase of temperature। हम ये मान लिए कि एल और ए में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो जब एल और ए में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है तो आर रो के प्रोपोर्शनल हो गया, और आर रो के प्रोपोर्शनल हो गया तो जैसे रो चेंज करेगा वैसे ही आर चेंज करेगा। यानी इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 बराबर रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो फॉर्मूला रेसिस्टिविटी के लिए है वही फॉर्मूला रेसिस्टेंस के लिए लगाएंगे, लेकिन शर्त क्या है कि अगर थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा तब। इफ थर्मल एक्सपेंशन
is neglected. If thermal expansion is neglected. बोलिए, ठीक बात है? जो हम बोल रहे हैं आप समझ पा रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं? ऑफिजल खान, गुड मॉर्निंग जी। विश्वास, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए खैर, आगे हम लोग बात कर रहे थे इस पर। बात समझ गए जो हम बोलना चाह रहे हैं? ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब थर्मल एक्सपेंशन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन रेसिस्टिविटी वाला जो फॉर्मूला है वो हमेशा लगेगा। रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था अलग अलग टेम्परेचर के लिए, वो उसके लिए कोई शर्त नहीं है, लेकिन रेसिस्टेंस के फॉर्मूला के लिए देखो शर्त है। नहीं, इसको ध्यान रखना है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं और एक सवाल लेते हैं हम लोग इस पर, है ना। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लाओ, तो वो है क्या, अपना पैकेज निकालो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का तुम डाले थे क्या? करंट नहीं डाले थे? अच्छा, करंट डाले नहीं थे, कोई नहीं, तब छोड़ दो। तब कहाँ किताब निकालो ना, ये वाला एक इसमें है उसका, हम लोग रखे थे। ये नहीं, एक और किताब था, उसको लेके आओ। चलिए एक सवाल करते लिखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं। वैसे तो सवाल मान लो हम करा ही देंगे, लेकिन एक डेटा उटा बढ़िया जो प्रैक्टिकल डेटा है उसके साथ कराने के लिए, है ना, नॉर्मली किताब रहे तो अच्छा रहता है। लिखिए, एक कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस, एक कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ohm at 20 degree C and 20 and 12 ohm at 50 degree C. Find the temperature coefficient. Find the temperature coefficient of conductor. Find the temperature coefficient of conductor. क्या करेंगे भाई इस सवाल में? एज्यूम नहीं, नेग्लेक्ट थर्मल एक्सपेंशन। सवाल में ये जरूर लिखना पड़ेगा, नेग्लेक्ट थर्मल एक्सपेंशन। वैसे बहुत सारे सवाल में ये नहीं भी लिखता है, तब भी लोग यही फॉर्मूला लगा देता है, लेकिन वो नहीं लिखना नेग्लिजेंस है, लिखना चाहिए। जेई में अगर ये सवाल पूछेगा, आईआईटी जेई में, जेई एडवांस में कहने का मतलब, तो जरूर लिख देगा। तो वहाँ पर इस तरह का गलती नहीं होता है, वो लिख के देगा कि भाई थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट करना है। समझ गए ना? तो खैर देखिए, क्या फॉर्मूला है हमारा? RT2 बराबर RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R एट टेम्परेचर T2 कितना? 12। T2 यानी 50 डिग्री सी, तो 50 डिग्री सी पे 12 ओम है, ये 10 ओम है। 1 प्लस अल्फा 50 माइनस 20, यही ना? 50 माइनस 20 एक तरफ करो तो 12/10 यानी 6/5 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 30। एक तरफ कर दीजिए, 1 को घटाइए तो ये 1/5 है। तो अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया 6/5 माइनस 1/30 यानी 1/150। ये 1/150 इसका यूनिट क्या होगा भाई? इसका यूनिट तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर का कोफिशिएंट है, ये 1 प्लस है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी प्लस वाला डायमेंशन लेस होगा।
तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन है उसका उल्टा डायमेंशन होना चाहिए था ना, डायमेंशन कट जाएगा। इसको 150 पर डिग्री सी करेंगे, पर डिग्री सी, या पर केल्विन भी कर सकते हैं, पर डिग्री सी या पर केल्विन। एक्चुअली टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो डिग्री सी में लिखो या केल्विन में लिखो, बात बराबर है। उम्मीद है ये सब बात आपको पता होगा कि क्यों बराबर है। नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा, हमसे हम बता देंगे। सर यहाँ आर के क्या है, जगह रोक आएगा ना, क्या मतलब समझे नहीं, क्या पूछ रहे हो? सर यहाँ आर के, सर यहाँ आर के जगह रोह आएगा ना, क्या पूछ रहे हो जी? ठीक से पूछो ना, हम नहीं समझ पाए क्या पूछ रहे हो। आईडी के क्या नाम लिखा है? आई नाम भी तो ऐसे ऐसे रखता है, सबकी पता नहीं चलता है। ठीक है, सवाल आप अपना जो स्पष्ट रूप से पूछिए, हम नहीं समझ पाए। ठीक है, बात समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में शुरुआती क्वेश्चन कहाँ चला गया यार? एक, ठीक है, ये तो हो गया। एक और सवाल हम लोग करते हैं इस पर, लिखिएगा, मिटा दें। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर has length L and area of cross section and area of cross section A। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। सवाल समझते चलिएगा। इट्स कंडक्टिविटी changes its conductivity changes with distance x, with distance x from end one of its end, from one of its end as, ये जो सिग्मा है ये वेरी कर रहा है जी, सिग्मा नॉट इंटू 1/x। जहां सिग्मा नॉट क्या है, जहां सिग्मा नॉट कांस्टेंट है, ये कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है जी। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड inside conductor as a function of x। और क्या दिया हुआ है कि when a cell of EMF V is connected across the ends, when a cell of EMF V is connected across the ends of conductor। अब आपके सामने हम सवाल लिख दिए
आप इस सवाल को देखो, समझो, और थोड़ा 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप थोड़ा इस सवाल को पढ़ो, पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है। भाई अभी तक जो चीज हम कर रहे थे उसमें क्या था और इस सवाल में क्या अंतर है, 1 मिनट में आपको समझना है। ठीक है, सबके सामने सवाल है, देख लो, हम बिल्कुल साइड हो गए। कट रहा है, 1 मिनट कट रहा, हटा जाए, पूरा बोर्ड करो ना जी, कैसे कट जाता है। चलिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक कंडक्टर है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं सवाल को। अब देखो, समझो क्या क्या है। एक कंडक्टर है ये, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट। अब ये सोचिए, ये अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसका, हाई से लो की तरफ, तो अपने को ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और दिया हुआ क्या है? सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा नॉट 1/x। तो हम ऐसा करते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेते हैं, ऐसा समझो ये एलिमेंट, इस एलिमेंट का थिकनेस है dx। थिकनेस क्या है? dx। अब इसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो इसके एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हम छोटा सा कंडक्टर लिए, एक ऐसा कंडक्टर लिए जिसकी लंबाई dx है। कंसीडर ए पार्ट ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ dx। इसका लेंथ जो है वो dx है, समझ लीजिए बात को। अब ये बताइए कि क्या कांस्टेंट होगा? अब हर जगह कहीं भी क्रॉस सेक्शन लो, कहीं भी क्रॉस सेक्शन लो, करंट कांस्टेंट है कि नहीं? हर जगह। ये आप समझ रहे हैं कि जितना पर सेकेंड चार्ज यहां से फ्लो करेगा, उतना ही पर सेकेंड चार्ज यहां से फ्लो करेगा, उतना ही पर सेकेंड चार्ज यहां से फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व है भाई, जितना एक एंड पे घुसा पर सेकेंड उतना ही ना हर जगह जा रहा है। तो चार्ज पर सेकेंड कांस्टेंट है, यानी करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा कंडक्टर में, यानी हर जितना करंट किसी टाइम पर यहां से निकल घुसा है उतना ही हर जगह जाएगा, यानी हर एक क्रॉस सेक्शन से सेम करंट पास कर रहा होगा। यहां लिखेंगे एज वी नो दैट द करंट थ्रू every cross section of conductor is same, तो करंट कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या कांस्टेंट हो गया? ठीक है ना? तो करंट सेम है I, तो J बराबर क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। एरिया भी हर जगह कांस्टेंट है, आप देख लीजिए, एरिया भी हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। ये मान रहे हैं ना कि एरिया हर जगह कांस्टेंट है।
तो जे कांस्टेंट हो गया, जे हर जगह क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब लिखो, इधर लिखें, इसको इधर कर देते हैं, तो सवाल तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो इधर लिख रहे हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ जे बराबर हम क्या लिखे थे, सिग्मा ई लिखे थे ना। जे कितना, जे हो जाएगा आई अपॉन ए, सिग्मा क्या है, सिग्मा नॉट 1/x इंटू ई। सिग्मा नॉट 1/x इंटू ई हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ए पता ही है, केवल आई निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आई कैसे निकालोगे, आई कैसे निकालोगे, तो मेन समस्या है यहां आई निकालने पर। आई निकालेंगे कि हमारा ई निकल जाएगा, सही है। चलिए, तो आई निकालने के लिए ऑल्सो आई बराबर आर, सॉरी, ऑल्सो वी बराबर आर इंटू आई। तो अगर रेसिस्टेंस भी मालूम है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है, अब सोचो आर निकाल देंगे अगर, तो आई निकल जाएगा, और आई निकल जाएगा तो आई का मान यहां रखेंगे, ई अपने आप निकल गया। कोई दिक्कत है बोलिए, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। यानी सारा कहानी क्या निकालने पर है, आर निकालने पर, ठीक है। तो इस फिगर को हम एक तरफ लाते हैं, अब सवाल को थोड़ा छोटा करें, एक तरफ कर लिया। देखिए हम तुरंत आर निकाल देंगे। अब आप समझो, ये आर जो है ना, ये लेंथ पे डिपेंड करता है। तो पहले हम इस छोटे लेंथ का निकाल रहे हैं, डी आर निकाल रहे हैं, डी आर, रेसिस्टेंस ऑफ ए स्मॉल लेंथ dx। तो डी आर क्या होगा भाई, रो एल बाई ए। तो एल को हम लिखेंगे dx, अब बाई एरिया तो ए ही रहेगा हर जगह। अरे भाई लेंथ तो dx लेंगे ना, क्यों नहीं डायरेक्ट रो एल बाई ए कर दिए, क्योंकि रो वेरी कर रहा है। अरे भाई सिग्मा वेरी कर रहा है तो रो भी वेरी कर रहा है, तो पहले छोटे से लेंथ का निकाल के फिर इंटीग्रेट करेंगे। रो कितना हो गया, 1/सिग्मा इंटू डी एक्स बाई ए, यानी डी आर हो गया 1/सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा नॉट 1/x, तो 1/सिग्मा करेंगे तो ये x बाई सिग्मा नॉट हो जाएगा, इंटू डी एक्स बाई ए हो जाएगा। बस तुरंत आप आर निकाल दीजिएगा, ए बाई सिग्मा नॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके एल तक, क्योंकि इसकी लंबाई जो है टोटल लंबाई एल है, तो 0 से लेके एल तक ये इंटीग्रेट हो गया। तो ये आया कितना, ए एल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा नॉट। आर निकल गया जी। जब आर निकल गया तो हमारा सारा काम हो गया, तो हम कहाँ लिख सकते हैं, फाइनल। फाइनल अब इधर लिख दें, फाइनल यहां लिख रहे हैं, इसलिए आई अपॉन ए बराबर, आई लिखना था ना, आई ही तो लिखना है, तो आई यहां से लिखेंगे, नहीं यार क्या कर दिया। तो इसीलिए आई क्या हो गया, v बराबर आर के जगह पे कितना, ए एल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा नॉट, ए एल स्क्वायर बाई 2 सिग्मा नॉट आई, आर के जगह पे इतना, तो आई कितना आ गया, आई आ गया 2v सिग्मा नॉट बाई ए एल स्क्वायर। तो जब आई निकल ही गया है तो थोड़ा और देखो, अब इसको हम और थोड़ा छोटा करें जी, क्या कहते हो।
आई निकल गया तो बताइए, यहां से आई बाई ए ये था ना, तो ई निकालना है। तो आई के आई बाई ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, आई के जगह पे पहले लिखो 2v सिग्मा नॉट ए एल स्क्वायर, अब बाई ए, आई बाई ए बराबर सिग्मा नॉट 1/x इंटू ई। सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट कट गया और ई क्या आ गया, ई आ गया हमको 2v बाई ए स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू एक्स। ई एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, देखो समझ रहे हैं, मतलब यहां से हम ये लिखे हैं और यहां को फिर यहां लिखे हैं, ध्यान देना कैसे कैसे लिखे हैं, इसका वैल्यू यहां पुट किया, ठीक है ना। नोट करिए, एक बार आंसर भी मैच करा देते हैं कि कहीं गलती तो नहीं हुआ, कहाँ चला गया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है जी। आंसर से पता चल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। टू भी एक्स बाई एल स्क्वायर है जी, ए स्क्वायर नहीं है, ए भी कटेगा क्या, चेक करना, एक कटना चाहिए, हमको लग रहा है एक गलत हम लोग कुछ लिख दिए हैं। डी आर बराबर रो डी एक्स बाई ए, 1 रो डी एक्स बाई ए, डी आर हो गया एक्स बाई सिग्मा नॉट डी एक्स बाई ए, आर आ गया, गजब, ए ऊपर कर दिए ना, यहाँ कैलकुलेशन चेक करो सब कोई, डी एक्स बाई ए था, यहाँ कर दिए ऊपर, ओहो ए नीचे था ना जी, वही कह रहे हैं कि ए नीचे था, ए सिग्मा नॉट था, तो ए सिग्मा नॉट था, तो आर में ये ए ऊपर नहीं होगा, आप लोग भी बताया करिए हमको कैलकुलेशन, ये ए नीचे था, एल स्क्वायर बाई, ठीक से लिख देते हैं, एल स्क्वायर बाई 2a सिग्मा नॉट, ये आर आया है एल स्क्वायर बाई 2a सिग्मा नॉट। अब चलो, अब हम यहां लिखें v बराबर एल स्क्वायर बाई, v बराबर r के जगह पर एल स्क्वायर बाई 2a सिग्मा नॉट, और i हो गया एल स्क्वायर बाई 2a भी सिग्मा नॉट बाई एल स्क्वायर। अब ये ए ऊपर भी था नीचे भी था, अब आई बाई ए का वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर दिए तो ए हट गया ना, इसमें से ए हट गया सीधे, बाकी सब एक नंबर, ठीक है, यानी यहां से फॉर्मूला में भी ए हट गया। कोई दिक्कत है जी, अब ठीक है, चेक कर लीजिए सब कोई, हाँ 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 ठीक है ठीक है, बोले हो तो बहुत अच्छा बात है अजय, चलिए बहुत बढ़िया, तो एक ये सवाल आप लोग कर लिए, एक सवाल और हम लोग करेंगे, एक और क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ेंगे, देखो आगे बढ़े, ये हो गया, सबको लिख लिया, चलिए ओके। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है,
यहां पर इसका रेडियस ए है और यहां पर इसका रेडियस बी है। और ये लेंथ एल है। एक कंडक्टर ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, variable cross section having its cross sectional radius A and B at its two ends, find its resistance, find its resistance, find its resistance, its resistivity is rho and assume B minus A is very very less than L। और ये मान लेना है कि ये हायर एंड है और ये लोअर एंड है, मतलब ये दिया हुआ है आप, हायर और लोअर इस तरह से दिया हुआ है, हायर एंड ए पे, लोअर एंड बी पे, इस तरह से, मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। अब हमको बताना है कि इसका रेसिस्टेंस क्या हो। बी माइनस ए वेरी वेरी लेस देन एल दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है रो, और रेसिस्टेंस निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे? तो फिर वही लफड़ा है यहाँ, जैसे पिछले सवाल में रेसिस्टेंस निकालने में रेसिस्टिविटी वेरी कर रहा था। देखो रेसिस्टेंस डायरेक्टली निकल जाएगा कब? रो एल बाई ए, जब ये तीनों रो एल और ए तीनों कांस्टेंट हो। यहां क्या गड़बड़ है? रो तो कांस्टेंट हम बोल दिए कि रेसिस्टिविटी रो है, लेंथ भी मान लो इसका अपना एल है, लेकिन एरिया वेरी करता जा रहा है। ये वाला टर्म जो है एरिया, वो वेरी कर रहा है। तो कोई भी एक क्वांटिटी अगर चेंज हो रहा होगा, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले स्मॉल एलिमेंट में निकाल के उसको इंटीग्रेट करना, स्मॉल एलिमेंट में निकाल के इंटीग्रेट करना होगा। तो अब आप देखिए क्या करिएगा, यहां पर x दूरी पे एक एलिमेंट ले लो जिसका थिकनेस dx है, और समस्या क्या है वो समझिए। जो हम लोग dx लेंगे वो किस तरफ, वॉल्यूम के लॉन्ग लेंगे कि सरफेस के लॉन्ग लेंगे dx? माने आप समझ नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं। ये वाला थिकनेस dx है या ये जो स्लेंट के लॉन्ग थिकनेस है वो dx है? तो आप कहिएगा नहीं नहीं, ये तो ये वाला थिकनेस, मतलब इसके एलोंग वाला थिकनेस है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, देखो क्या समस्या है। माने हम तो ले रहे हैं ऐसा कुछ, ये वाला थिकनेस हम लोग डीएक्स लिए, सीधा वाला। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कंडक्टर में जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है वो सरफेस पे फ्लो कर रहा है। हम बनाने के लिए दिखाते हैं कि वॉल्यूम है, लेकिन चार्ज फ्लो कहां पे कर रहा होता है? सरफेस पे। पूरे वॉल्यूम में तो चार्ज फ्लो कर नहीं रहा है, सारा का सारा चार्ज कहां रिसाइड है? सरफेस पे। कंडक्टर में आप सोचिए क्या होता है। तो अपने को लेना चाहिए कंडक्टर के सरफेस के लॉन्ग, यानी ये लेना चाहिए।
फिर भी हम ये लेने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? मजबूर इसलिए हैं कि जब हम डी आर इज इक्वल टू, यहाँ देखो, जब हम इसको थोड़ा और ऊपर बनाओ, फिर बाद में जगह का लफड़ा हो जाता है। हम जो बोल रहे हैं ना उसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। ये जो एलिमेंट हम लिए हैं dx इधर लिए हैं, ये वाला, और यहां पर इसका रेडियस y मान लिए, यहां पर इसका रेडियस क्या मान लिए? y मान लिए। बट जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो सरफेस के लॉन्ग कर रहा है, तो हमको लेना चाहिए था सरफेस के लॉन्ग। तो कोई कहेगा कि ठीक है सरफेस के लॉन्ग ले लो, ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जब आप डी आर निकालेंगे तो रो इंटू डी एक्स बाई ए तभी लिख पाएंगे जब डी एक्स किधर हो? एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचिए, हाई से लो, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो हाई से लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। अंदर में नहीं दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अंदर में नेट होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना जी, हाई से लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्टेंस लेना होगा। तो अब आप सोचिए, क्या हम स्लेंट के अलोंग ले सकते हैं? नहीं ले सकते। किधर लेना है? इसके अलोंग, मतलब एक्सिस के अलोंग कह लो, एक्सिस के अलोंग, ये जो कोन है इसके एक्सिस के अलोंग ले लो, लेना होगा। जबकि हमारे पास काटने के लिए इधर जगह है, सरफेस के अलोंग जगह है। इसी आपके दुविधा को सॉल्व करने के लिए यहां पर कंडीशन दे दिया कि b माइनस ए बहुत बहुत छोटा है l से। मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, ऐसा समझो, ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच का b माइनस ए है और ये l है, ये बहुत छोटा है। यानी स्लेंट एज और एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल अंतर है। तो आप स्लेंट के अलोंग लो या एक्सिस के अलोंग लो, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ गए? हमारा मजबूरी था स्लेंट के अलोंग लेना, लेकिन फॉर्मूला जो कह रहा है उसके लिए dx हमको एक्सिस के अलोंग चाहिए। तो स्लेंट के अलोंग या एक्सिस के अलोंग में कोई सिग्निफिकेंट अंतर नहीं है, क्योंकि शर्त दे दिया है b माइनस ए इज वेरी वेरी लेस देन l। ठीक है, यहां लिख रहे हैं चूंकि b माइनस ए इज वेरी वेरी लेस देन l, इसलिए ऐसा हम लिख पाए। देखिए, लोग सवाल बना देता है, सोचता भी नहीं कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। और ये HC वर्मा का सवाल है, ये क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसके पीछे कोई तो कारण होगा लिखने का। खैर चलिए, अब हम लोग यहां पर डी आर इज इक्वल टू लिखेंगे रो dx बाई एरिया कितना, पाई वाई स्क्वायर। ये वाई है तो बोलो। अब आप बताइए, इस लाइन के बारे में सोचिए, ये जो लाइन है जो ए से बी तक जा रहा है, अगर इसको बगल में हम ऐसा बना के दिखाएं, एक ये लाइन है ना, ये ए है और ये बी है और ये एल है। ये y और x के बीच का ग्राफ जैसा लग रहा है कि ऐसा ग्राफ है कुछ। तो y और x में रिलेशन चाहिए हमको इस लाइन को देख के, तो क्या लिख सकते हैं? चूंकि y बराबर mx प्लस c। क्यों y और x में रिलेशन निकालना चाहते हैं? क्योंकि y को x के टर्म में रखेंगे तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। तो y और x में रिलेशन चाहिए ही चाहिए। चलिए भाई, तो y बराबर mx प्लस सी क्यों लिख दिए? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसी को अलग से समझा रहे हैं। अब देखो, x बराबर 0 पे y कितना है? a के बराबर। तो एट x इक्वल टू 0 y बराबर a है, तो a बराबर m इंटू 0 प्लस सी, और यहां से आ गया c बराबर a। यानी आपको जो c अननोन हम माने थे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में दो अननोन है,
एम भी अननोन है, सी भी अननोन है, तो सी कितना आ गया ए। और वैसे भी तुम कह सकते हो इस लाइन के ग्राफ को देख के इंटरसेप्ट कहाँ हो रहा है ए पर, तो सी बराबर ए नहीं हुआ। और आइए एट एक्स बराबर एल, जब एक्स एल है तो वाई क्या है बी के बराबर, वाई बराबर है बी। फिर पुट करो इस बात को इसमें, y बराबर b इज इक्वल टू एम इंटू एल, सी तो ए निकाल चुके हैं, तो m कितना आ गया, m आ गया b माइनस ए बाई एल। यानी ये सब करके आपको क्या आ गया, m आ गया जी। m आ गया b माइनस ए बाई एल। अब रेसिस्टेंस डी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो डी एक्स बाई पाई, और y के जगह पर कितना आ गया, y के जगह पर एम एक्स प्लस सी, एम कितना है b माइनस ए बाई एल एक्स, अब प्लस सी के जगह पर a, इसका होल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर डालो, तो इंटीग्रेट करने में आप सभी एक्सपर्ट होंगे, तो r इज इक्वल टू रो बाई पाई को बाहर रखते हैं और इंटीग्रेट करते हैं किसको, dx बाई पाई इंटू बी माइनस ए बाई एल एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। बोलो x कहां से कहां तक वेरी किया, 0 टू l, 0 टू l। अब इसका इंटीग्रेशन हुआ रो अपॉन पाई, नीचे पावर 2 है तो ऊपर जाके -2 होगा, तो क्या हो जाएगा ये, इसका इंटीग्रेशन b माइनस ए बाई एल एक्स प्लस ए का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, जितना पावर उतना से डिवाइड करना है, इंटू एक्स के कोफिशियंट से भी डिवाइड करना है, तो b माइनस ए बाई एल। ये सब कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक जाएगा। जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, b माइनस ए बाई एल है, इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन पाई b माइनस ए। और अंदर में देखो क्या है, नीचे देखो -2 प्लस 1, तो माइनस बच रहा है एक, तो उस माइनस को प्लस करने के लिए पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लेते हैं, पहले ही लोअर लिमिट ले लेते हैं। वैसे होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन एक माइनस है ना हमारे पास, -2 प्लस 1 यानी -1 एक माइनस है, तो उसको प्लस करने के लिए हम पहले 0 ले रहे हैं, तो 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, a बचा, तो a का पावर -1 यानी 1 बाई ए। फिर l लेंगे, तो l लेंगे तो l से l कट गया, b माइनस ए प्लस ए कट गया, b बचा, तो -1 बाई बी। लिमिट उम्मीद है कि ये सब आपको आता होगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए हैं जी। कितना हो गया, रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए से कट गया, रो एल अपॉन पाई ए बी। ये रेसिस्टेंस आ गया, आप नोट कर लीजिए सब कोई। सही है, आगे बढ़े। बोलो, नेक्स्ट में चलते हैं। ये सब जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये सब पीडीएफ में चला जाएगा। अपना इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम ग्रुप है, जिस टेलीग्राम ग्रुप पे ये सब आपको मिलेगा, माने पीडीएफ में सब चला जाएगा, तो इसके लिए आप चिंता मत करिएगा। और हम लोग जो है इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पैकेज भी डाल देंगे, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पैकेज है वो भी डाल देंगे, तो वो पैकेज आप इससे निकाल के, सॉरी पीडीएफ में डाल देंगे, मतलब इसमें इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का जो
ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर डाल देंगे इसका पैकेज भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उससे आपको सवाल करना है, हम होमवर्क देंगे अभी जब क्लास के एंड में। इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब आप देखो, समझो बात को, ये तो एक बात हो गया कि भाई रेसिस्टेंस एरिया वेरिएबल है तो रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिग्मा या रेसिस्टिविटी वेरिएबल है तो कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई सवाल में ये बोल दे कि थर्मल एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट नहीं करना है, उस केस में कैसे करेंगे सवाल। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको भी लेके चलते हैं। देखो, क्वेश्चन एक हम और ले रहे हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, समझ गए ना। क्वेश्चन है कि इट वाज फाउंड दैट रेसिस्टेंस ऑफ ए cylindrical conductor is independent of temperature, is independent of temperature, independent of a small change in temperature करो, of a small change in temperature. If temperature coefficient of resistivity is alpha r, if temperature coefficient of resistivity is alpha r, then find coefficient of linear expansion of conductor. Coefficient of linear expansion of conductor. Coefficient of linear expansion of conductor अल्फा, ये बताना है दोस्त। क्वेश्चन तो करा रहे हैं कुशाग्र खरे जी, क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं। एक और क्वेश्चन करा दो सर, तो क्वेश्चन ही ना करा रहे हैं, करो ना। हर तरह का क्वेश्चन कराएंगे, अभी घबराओ नहीं, क्वेश्चन ही करा रहे हैं इस क्लास में, केवल क्वेश्चन ही करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो वैसे, और यहाँ तो कोई चर्चा नहीं किया कि थर्मल एक्सपेंशन नेग्लेक्ट कर दीजिए, उल्टे आपसे पूछ दिया कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है। तो कैसे बनाइएगा, आप हीट में पढ़े हुइएगा थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। कोई सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, सोचो, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, एरिया A है। तो जब इसको गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं केवल रेसिस्टिविटी चेंज होगा, इसका एरिया भी चेंज होगा, इसका लेंथ भी एक्सपेंड करेगा, और लेंथ एक्सपेंड करेगा तो एरिया सब एक्सपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से सब कुछ एक्सपेंड होता है।
तो फॉर्मूला क्या है भाई रेसिस्टेंस का? रो एल बाई ए। अब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो ये आर जो है वो आर डैश हो गया, ऐसा मान लो। रो क्या हो गया? रो डैश हो गया। एल जो है एल डैश हो गया, और ए जो है वो ए डैश हो गया, है ना? यानी आर डैश इज इक्वल टू, रो डैश क्या लिखोगे यार? रो इंटू, याद करिए आप, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया? रो इंटू 1 प्लस अल्फा आर डेल्टा टी। रेसिस्टेंस कैसे, रेसिस्टिविटी कैसे वेरी कर रहा है? एक्चुअल फॉर्मूला ये है कि रो एट T2 बराबर रो एट T1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, यानी रो टू को रो डैश बोल रहे हैं, और रो एट T1 को रो बोल रहे हैं, तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 डेल्टा टी, ये ना हुआ? वो लिख दिए। अब एल डैश जब लिखना होगा तो क्या लिखोगे? एल डैश को, एल डैश के जगह पर एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, जहां अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। डिवाइडेड बाय एरिया, क्या करिएगा? एरिया को, एरिया भी एक्सपेंड हुआ है, ये लिखते हैं ए इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन लेते हैं बीटा, और बीटा जो है वो 2 अल्फा के बराबर होता है। सही है? अब आपको सवाल में कह क्या रहा है? सवाल में ये कह रहा है कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, एज रेसिस्टेंस डज नॉट चेंजेस, इसलिए आर बराबर आर डैश, आर बराबर आर डैश। बोलो, ये हम नहीं कह रहे, सवाल कह रहा है जी कि आर और आर डैश बराबर है। चलिए, तो आर का वैल्यू पुट करो। आर कितना था? रो एल बाई ए। आर डैश क्या है? रो इंटू 1 प्लस अल्फा आर डेल्टा टी, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, रो से रो कट गया। तो इसी फॉर्मूला में एक तरफ लिखते जाओ जो भी कहानी बन रहा है। क्या बना? इसको एक तरफ कर रहे हैं, 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी बराबर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी बराबर 1 प्लस अल्फा आर डेल्टा टी इंटू इंटू 1 प्लस अल्फा आर डेल्टा टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना? तो मल्टीप्लाई करो ना यार। 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी बराबर 1 प्लस अल्फा आर प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा आर इंटू अल्फा डेल्टा टी। एक्चुअली होता यह है, ये 1 से 1 देखो कट गया। ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, ये वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। क्यों वेरी स्मॉल है भाई? क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, अल्फा आर भी बहुत छोटा है। तो दो बहुत छोटे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, दो बहुत छोटे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वेरी स्मॉल, सो नेग्लेक्टेड।
किसी को नेग्लेक्ट करते हैं तो किसी के कंपैरिजन में करते हैं। इसके प्लस में ये बहुत छोटा है, तो ये प्लस में रहे ना रहे बहुत फर्क पड़ता नहीं है, तो हटा दिए। क्या आया आपको फाइनली 2 अल्फा डेल्टा टी बराबर अल्फा आर प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो एक तरफ करेंगे तो अल्फा तो कट के अल्फा आ कितना गया, अल्फा बराबर अल्फा आ गया। अल्फा जो है वो अल्फा आर के बराबर ही आ गया। एक बार आंसर भी चेक कर लें। छह नंबर। ठीक है, अल्फा इजिकल टू अल्फा आर, है ना, एकदम ठीक है। तो ये बात हो गया। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हर जगह किताब में या कहीं सवाल मिलता है, उसको भी करना जरूरी है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में कुछ झोल है जो हम जब बताएंगे तब पता चलेगा। इसको मिटा दें। जैसे कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लंबाई मान लो L1 है अभी, और इसका एरिया A1 है। अब इस कंडक्टर को स्ट्रेच करके इसके लेंथ को डबल कर देते हैं। मैंने लेंथ को डबल क्या कहो, L2 कर देते हैं मान लो, और एरिया A2 हो गया। लिख रहे हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्वेश्चन हमारा ये है, चेंज इन रेसिस्टेंस, या ऐसे लिखो ना, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर when its length is stretched, when it is stretched, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि जब स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, कुशाग्र खरे बोल रहे हैं कौन सी बुक है, तो ये बुक है शशि भूषण तिवारी का जीआरबी पब्लिकेशन। शशि भूषण तिवारी का किताब है जीआरबी पब्लिकेशन से। ठीक है ना, ये समझो जो बात कर रहे हैं हम लोग, इस पर आ जाएं थोड़ा सा। तो क्या करेंगे, क्या होगा सो समझिए। रेसिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस हुआ R1 बराबर रो L1 बाई A1, इसका रेसिस्टेंस हुआ R2 बराबर रो L2 बाई A2। नॉर्मली ये रिलेशन निकालने के लिए कि R1 R2 में क्या रिलेशन है भाई, जैसे हम R1 बाई R2 क्या लिखेंगे, अब R1 बाई R2 लिखेंगे L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1। अब क्या होता है कि कोई कंडक्टर को स्ट्रेच किए, किसी कंडक्टर को स्ट्रेच किए तो उसका वॉल्यूम कंजर्व है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब ये सही है कि नहीं है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए जो करते हैं वो हम लिख रहे हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। क्या लिखेंगे भाई? A1 L1 बराबर A2 L2, ये लिखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से क्या लिखेंगे? A1 L1 बराबर A2 L2, यहाँ का वॉल्यूम बराबर यहाँ का वॉल्यूम, ये बराबर हुआ L1 बाई L2 इज इक्वल टू A2 बाई A1। यानी यहां से ये पता पड़ा, यहां से ये पता पड़ा कि A2 बाई A1 भी L1 बाई L2 है, यानी R1 बाई R2 बराबर L1 बाई L2 इंटू L1 बाई L2, यानी L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। सो R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, R जो है वो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया। बट when rod is stretched, the fractional change in volume, the fractional change in volume is डेल्टा V बाई V बराबर डेल्टा L बाई L इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। समझिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पता नहीं किसी का नज़र इस पर जाता क्यों नहीं है। हम लोग मजे में ये वाला सवाल बनाते रहते हैं, इस चीज़ पे किसी का नज़र नहीं जाता है कि किसी को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसके वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज होता है, और वो फ्रैक्शनल चेंज निकालने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर सिग्मा क्या है मालूम है आपको? सिग्मा है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो है, ये पॉइजन्स रेशियो है। तो हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि वॉल्यूम कंजर्व है? तो अब इसके आधार पर क्या कहोगे? क्या कहोगे? इट इज वैलिड इफ सिग्मा बराबर 0.5। अगर सिग्मा किसी कारण 0.5 हो जाए, जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन अगर 0.5 हो जाए तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, यानी वॉल्यूम कंजर्व होगा। तो वॉल्यूम कंजर्व एक ही शर्त पर हो सकता है, जब सिग्मा 0.5 हो। ये सब इलास्टिसिटी में पढ़ना है, आप एक बार रिवाइज करिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम और ये R बराबर L स्क्वायर जो निकालते हैं, ये क्या हमेशा सही है? आपके सामने फॉर्मूला है, आप खुद कह सकते हैं कि हमेशा सही नहीं है। कब सही हो सकता है? जब सिग्मा 0.5 हो। बात समझ गए ना? तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमको नहीं लगता है कि जेई एडवांस कभी इस कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछेगा कि वो जिसमें हमको वॉल्यूम कंजर्व करना पड़े। बात समझे? तो इसलिए इन सब चीज़ों पे हम बहुत फोकस नहीं दे रहे हैं। आपको आपके हो सकता है आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो उसके पैकेज में, या हम भी जो पैकेज देंगे उसमें कुछ सवाल ऐसा मिल सकता है जिसको कि इसके इस फॉर्मूला पे हम बनाएंगे। लेकिन चूंकि सवाल मार्केट में फ्लोट कर रहा है तो उसको बना दिए, अलग बात है। लेकिन माइंड में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये R बराबर जो L स्क्वायर लिख रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। R बराबर L स्क्वायर जो हम लिख रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये तब सही है जब वॉल्यूम कंजर्व होगा। और वॉल्यूम कब कंजर्व होगा? स्ट्रेच करने से, जब सिग्मा यानी पॉइजन्स रेशियो 0.5 होगा। ठीक है? तो ये सब कहानी आपको ध्यान रहना चाहिए। बाकी अगले क्लास में इस पर विशेष बात होगा। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शायद मैंने हम बता देंगे, कल का क्लास शायद ना हो पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा लेट भी हो लेकिन हो कल का क्लास। ठीक है ना? एक बार हम टाइम चेंज हो सकता है कल के क्लास का, कल का, क्योंकि सुबह कुछ मेरा इंगेजमेंट है, मैंने तो कल के क्लास का टाइम चेंज हो सकता है, इसलिए कि आज शाम में हम कहीं बाहर जाएं, कल सुबह आएंगे। तो कल सुबह आएंगे ही तो हम सुबह सुबह क्लास ले नहीं पाएंगे। तो
थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा, ठीक है। कल भी होगा, थोड़ा लेट हो सकता है। तो लेट क्या होगा वो टाइम आपको बता दिया जाएगा। वैसे नॉर्मल डेज में ये टाइमिंग 7:30 से 9 रहेगा, 7:30 to 9। आज हम थोड़ा लेट आए थे इसलिए थोड़ा लेट तक पढ़ाए हैं, लेकिन 7:30 से 9 ये फिक्स टाइम है प्रतिदिन। कल के लिए यानी मंडे के लिए थोड़ा टाइम चेंज रहेगा, जो आपको हम पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप के माध्यम से। जो इन्वेंटर्स एडुकेयर ऑनलाइन क्लास का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। और हम इसमें आपको भेज रहे हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पैकेज, उससे डीपीपी 1 बना लीजिएगा आप लोग। जो पैकेज हम भेजेंगे उससे डीपीपी 1 बनाना है, ठीक है ना। लिख भी दे रहे हैं, होमवर्क हो गया डीपीपी 1 करंट का।